इस वीक में जितना हो जाए ये, है ना। गैमेटोजेनेसिस तक कर लिया था बच्चों अपन ने, अब उसके आगे स्टार्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट एनसीईआरटी में देती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगला जो पॉइंट आता है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो गैमेटोजेनेसिस में तो दोनों आगे थे, स्पर्म और ओवम प्रोडक्शन, ठीक है। oogenesis थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी, उसमें हल्का फुल्का तुम्हें याद रखना था कि भैया जो स्टार्ट है वो बिफोर बर्थ होता है, प्राइमरी oocyte तक का काम बिफोर बर्थ हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट चालू भी हो जाएगा बट अरेस्टेड हो जाएगा डिप्लोटीन में। फिर वो फीमेल फिटस पहुंचेगी कहां तक, प्यूबर्टी तक, तब तक वो अरेस्टेड रहेगा और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। तो एक बड़ी सेकेंडरी oocyte और छोटी पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte में फिर मियोसिस सेकंड चालू हुआ बट अरेस्टेड इन मेटाफेज। फिर वो स्पर्म जब आएगा तो कंप्लीट होगा, वरना वो सेकेंडरी oocyte में ही फंसा रहेगा, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है बेटा, ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, इट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल है। 28-29 दिन का पीरियड है, इसी पीरियड में वो ओवेरी में क्या फॉर्म करेगी, ओवम, तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम अपन देते हैं। और वैसे रिप्रोडक्टिव साइकिल में दो नाम आते हैं बेटा जी, एक तो होती है स्ट्रस साइकिल, एक ही होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्ट्रस और मेंस्ट्रुअल, सिलेबस में मेंस्ट्रुअल साइकिल ही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है प्राइमेट्स में और स्ट्रस साइकिल चलती है नॉन प्राइमेट्स में। एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो आप, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में और वो चलती है नॉन प्राइमेट्स में। प्राइमेट का मतलब समझते हो आप, कौन हो? प्राइमेट में 3 आते हैं, मंकी, बंदर, तो मंकी ही हो गए, एप और ह्यूमन। मंकी, एप्स एंड ह्यूमन, ये कौन होते हैं बेटा जी, प्राइमेट। अपने जो क्लोज होते हैं ना बांदर, अरे जिनमें आंखें इन फ्रंट ऑफ हेड होती है, आंखें तुम्हारे सिर की सामने है ना, वो प्राइमेट है। बंदर में आंखें सिर के सामने होती है। एप्स देखे हैं क्या, चिंपैंजी, गोरिल्ला, मूवीज में देखे होंगे, काले घने लंबे बाल, उनमें भी आंखें बिल्कुल सिर के सामने, अपने में भी सिर के सामने। तो हम तीनों कौन है, प्राइमेट्स। अदर देन प्राइमेट जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, उन सब में कौन होती है, स्ट्रस साइकिल। गाय की आंखें लेटरल टू हेड, आंखें साइड में होती है, जबकि हमारी आंखें सिर के इन फ्रंट ऑफ हेड जिनकी आईज है वो है प्राइमेट्स। ये प्राइमेट में साइकिल कौन सी चलेगी, मेंस्ट्रुअल। अदर देन प्राइमेट में उसको बोलते हैं स्ट्रस। सिलेबस में मेंस्ट्रुअल है तो मैं उसी की बात करूंगा। ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो बेटा जी 28 से 29 दिन का पीरियड होता है। इसकी ड्यूरेशन है 28 to 29 डेज। 28 दिन आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल को मानते हैं। कम ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस से हो सकती है, स्ट्रेस अगर हो तब भी ये डिस्टर्ब हो सकती है। इसी में बोला गया कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहोगे, मेनार्की। और बेटा जी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनोपोज, मेनार्की और एक नाम दे दिया मीनोपोज। पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होगी, एट प्यूबर्टी। अरे जब फीमेल 11-12 साल की हुई और मेनोपोज बताया था 45 to 50 ईयर्स, ये तो होता है। कौन, तो अभी कौन बुला रहा था, तो मिल ले जा, इधर से निकल। अच्छा अच्छा, अभी तो मिलने गई थी वो मिला नहीं, अब तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्की और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई मीनोपोज। का मतलब बंद हो जाए। तो 45-50 के बाद में बेटा जी ओवम तो बनेगा नहीं और मां बनना भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ मेनोपोज, ठीक है। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल,
उसमें देखना बच्चों कि जैसे ये मैंने इधर लिख दिया फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इधर मैं लिख दूं लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल तो मान लो 11 से 13 साल जो भी है प्यूबर्टी, और लास्ट कब है 45 से 50 साल। एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब हो गई 11-12 साल के आसपास, बंद कब हो गई 45-50 साल के आसपास। तो फर्स्ट से लेकर ये लास्ट तक के बीच का जो टाइम है ना, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज या रिप्रोडक्टिव एज, ये वाली ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल वो क्या कहलाई, रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब इस रिप्रोडक्टिव फेज में फीमेल में हर मंथ एक ओवम प्रोड्यूस होगा। हर मंथ कितने ओवम, एक, मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बराबर एक ओवम। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन है 28 से 29 दिन, मतलब एक मंथ अपन मान सकते हैं। तो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल से लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच का जो ड्यूरेशन है वो फीमेल का क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज। और उसके हर महीने में वो कितने ओवम प्रोड्यूस करेगी, 1। तो ये लाइन आती है एनसीईआरटी की कि वन ओवम रिलीज ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, वन ओवम रिलीज ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। और कौन से दिन आता है ओवम, 14 डेज। तो मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है 28, ओवम आया 14वें दिन। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, एनसीईआरटी लिखती है ओवम रिलीज ड्यूरिंग मिड ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, मिड ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब थोड़ा सा मैं यहां समझा दूं बेटा जी, ये जो मिड लिखा है ना एनसीईआरटी ने, वो मिड लिखा है तब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 दिन की। आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल मानी है एनसीईआरटी ने 28 दिन। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की है तब ओवम कब आएगा, 14 डेज। तो मैं बोल सकता हूं मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे देते हैं, आपको बोल देगा मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन की है, तो ओवम कब रिलीज होगा, 15 नहीं करना, 15 करते गलत हो जाएगा, 16वें दिन आएगा। कैसे आएगा वो समझेंगे अभी। एनसीईआरटी जो कहती है मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो कहती है किसके रेफरेंस में, 28 दिन के रेफरेंस में। क्योंकि ये एक आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और हर बार आइडियल हो जरूरी नहीं, वो टाइम ड्यूरेशन आगे पीछे भी हो सकता है। और क्वेश्चन बनते हैं उस पर, बोल दिया किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन की है, तब ओवम कब आएगा, 17.5 करोगे क्या, एनसीईआरटी के हिसाब से तो 17.5 हुआ मिड, लेकिन नहीं, -14 करना होता है। कैसे वो भी समझते हैं अपन। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, दोनों के बीच की ड्यूरेशन रिप्रोडक्टिव फेज। आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 दिन की। अब सुनो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में होना क्या, ब्लीडिंग होनी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पता कैसे चला, ब्लड आया, ब्लीडिंग आने का मतलब मेंस्ट्रुअल फेज। कैसे, पहले उसका लॉजिक समझियो, ध्यान देना, बस ये कंसेप्ट क्लियर कर लो, ये सारी बातें और कुछ नहीं इसमें। 4 फेज है, ये रहा, ये रही ओवेरी। ओवम कहां बन रहा है, ओवेरी में। और फीटस डेवलप कहां होगा, यूट्रस में। ये यूट्रस की इनर लेयर का नाम क्या है, एंडोमेट्रियम। बताया था ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसमें क्या आएंगे, साइक्लिक चेंजेस। ठीक है, ये लो बन गया ओवम, यहां ये बन गया ओवम, सेकेंडरी oocyte बन गए। ग्राफिन फोलाइकल फटा, फटते ही ये सेकेंडरी oocyte कहां चला गया, फैलोपियन ट्यूब में चला गया। पीछे जो बच गया था फटा हुआ फोलाइकल क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ध्यान दियो, पहली चीज तो ओवम कहां चला गया, सर वो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, मैं उसको ओवम बोल रहा हूं, चला गया वहां पे। अब 2 बातें हो सकती है बेटा जी, या तो यहां पे स्पर्म है या तो नहीं है। मान लो उस ओवम को मिल गया स्पर्म, मिल गया स्पर्म, मिलते ही क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होते ही कौन बना, जाइगोट, मतलब प्रेगनेंसी आएगी। जाइगोट बन गया तो प्रेगनेंसी आएगी। जाइगोट बन गया, मोरूला बन गया, ब्लास्टुला बन गया। ये अब कहां आ गया, यूट्रस में। यूट्रस में आके कहां चिपकेगा, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम अगर प्रेगनेंसी हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो एंडोमेट्रियम मोटी ताजी हो जाती है, खूब मोटी होगी। इसलिए मोटी हो गई ताकि किसको चिपका सके, उस ब्लास्टुला को, नाम उसका ब्लास्टुला हो जाएगा, उसको चिपका ले, इंप्लांट कर ले और प्रेगनेंसी को स्टार्ट कर ले। तो एंडोमेट्रियम राजी खुशी है,
कि भैया जाइगोट फर्टिलाइजेशन हुआ है, जाइगोट बनेगा, ब्लास्टूला आएगा, मेरे से चिपकेगा, प्रेगनेंसी चालू होगी, सारे काम होंगे। ये तब पॉसिबल है जब कौन हो, तभी तो होगा फर्टिलाइजेशन, तभी तो प्रेगनेंसी आएगी। मान लो स्पर्म था ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, बिना फर्टिलाइजेशन की प्रेगनेंसी की कोई चांसेस। प्रेगनेंसी ही जब नहीं है तो इस मोटी ताजी एंडोमेट्रियम का कोई काम नहीं है। एंडोमेट्रियम इसलिए थिक थी ताकि वो उस ब्लास्टुला को इम्प्लांट कर ले, प्रेगनेंसी को स्टार्ट कर दे। प्रेगनेंसी है ही नहीं तो इस एंडोमेट्रियम का कोई फंक्शन, और इस एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियम को शेड ऑफ कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, झाड़ दिया जाएगा। जब एंडोमेट्रियम टूटेगी तो क्या आएगा, और वो ब्लड वेजाइना के थ्रू बाहर। ब्लड आने का मतलब क्या, स्टार्ट हो चुकी है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने का इंडिकेशन ही है क्या ना, ब्लड। और भेजे में कंसेप्ट क्लियर रखो, ये ब्लीडिंग हुई बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो इसलिए थिक थी कि वो किसको चिपका सके, ब्लास्टुला को, प्रेगनेंसी को। बट फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, स्पर्म था ही नहीं, अब इस एंडोमेट्रियम का कोई रोल, उसको तोड़ दिया गया, तोड़ने से ब्लड आया, इट्स इंडिकेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं बेटा जी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, कॉन्टिन्यूअस मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, मतलब प्रेगनेंसी नहीं। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाए तो, समझ रहे हो इस चीज को, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप होना इंडिकेशन है किसका, प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी आने का मतलब अब एंडोमेट्रियम ने ब्लास्टुला को चिपका लिया, वो ब्रेक नहीं होगी, उसके बिना ब्रेक हुए ब्लीडिंग, बिना ब्लीडिंग का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, इट्स ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो बस ये दो कंसेप्ट रखियो। अब पूरा डिस्कस करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेज है बेटा जी, एक बार तो इनके अदर नेम भी पूछे हुए हैं। इस 28 दिन वाले पीरियड को डिवाइड करते हैं अपन अलग अलग फेज में। सबसे पहला आता है ब्लीडिंग फेज, इसको बोलते हैं मेंसेज या मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज ये पहली फेज है। 2 नंबर पे आता है प्री ओवुलेशन फेज या फोलिकुलर फेज, या इसको बोलते हैं बेटा जी प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज। तीसरे नंबर पे आता है ओवुलेटरी फेज या फर्टाइल फेज, और चौथे नंबर पे आता है पोस्ट ओवुलेटरी फेज। पोस्ट ओवुलेटरी फेज या इसको बोलते हैं सिक्रीटरी फेज, या एक नाम और देते हैं ल्यूटियल फेज। मतलब पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 बाय 1 समझा रहा हूं मैं। ब्लीडिंग फेज का मतलब जिसमें क्या आएगी, ब्लीडिंग, वो तो इंडिकेशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू है जब ब्लड आ रहा है। ओवुलेशन हो रहा है यहां पे, तो ओवुलेशन से पहले क्या होगा, प्री ओवुलेशन, और बाद में क्या होगा, पोस्ट ओवुलेशन। तो आराम से समझो, जब ओवुलेशन हो चुका, जब ओवुलेशन हो चुका तो ग्रेफिन फॉलिकल फटने के बाद क्या बनाता है, तो ओवुलेशन होने के बाद क्या बना है, कार्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम से कौन रिलीज होगा, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। तो इसको क्या बोला, सिक्रीटरी फेज। यहां हो रहा है ओवुलेशन, तो उससे पहले क्या था, प्री ओवुलेशन, बाद में क्या है, पोस्ट ओवुलेशन। ओवुलेशन होने के बाद ही तो ग्रेफिन फॉलिकल फटा, तभी तो oocyte निकला, तो कार्पस ल्यूटियल फेज। प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन फेज ये आ गया। और मान लो ओवुलेशन हम मान रहे हैं कौन से दिन हो रहा है, 14th डे, तो ओवुलेटरी फेज कब आई, 14वें दिन। तो ये वाली कब होनी चाहिए, 15 से लेकर कितने दिन हो गए, 28। 15 से कितने, कि 28 दिन की मानते हैं, तो 15 से लेकर कहां चला दो, 28 दिन। अब ब्लीडिंग होती है 3 से 5 दिन, तो ये आ गई 6 से लेकर 13वें दिन। तो हमें एक तो इंपॉर्टेंट चीज यही है, इनके अदर नेम भी पूछ लेते हैं कि ब्लीडिंग फेज को क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज। ये याद रख लो, ये है ओवुलेटरी, तो उससे पहले क्या होगा, प्री, उसके बाद क्या होगा, पोस्ट। इसमें बनता है कार्पस ल्यूटियम जो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन। फोलिकुलर क्यों बोलते हैं वो भी समझाता हूं। ओवुलेशन कौन से दिन मानते हो आप, 14वें,
तो इसका दिन आ गया 15 से लेकर 28, ब्लीडिंग होती है 3 से 5 दिन, तो ये 6 से 13। तो एक चीज देख के बोलो, सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी होगी इन तीनों में, चारों में? पोस्ट ओवुलेटरी फेज। ये लगभग 14 दिन की होती है और ये इसकी सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। इसको कंसिडर करते हैं बेटा जी सबसे लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। अब मैं चारों के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वे तुम्हें बताता हूं कि कौन सी फेज में कौन सा इवेंट्स होता है, फिर एक इसका ग्राफ वो भी अपन डिस्कस करते हैं। तो पहली फेज है बेटा जी ब्लीडिंग फेज, दूसरी लिखी अपन ने प्री ओवुलेटरी फेज, इसी का नाम लिखा फोलिकुलर फेज, तीसरी लिख दी ओवुलेटरी फेज, और चौथा अपन ने बना दिया पोस्ट ओवुलेटरी फेज, या इसको बोला ल्यूटियल फेज। ये तो है 4 फेजेस। आराम से सुनो और समझो। पहले आई ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग कब होगी? ब्लीडिंग का रीजन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की एक्स्ट्रा लेयर टूटी है ना, वो इसलिए टूटी है क्योंकि प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो एंडोमेट्रियम का कोई रोल नहीं है। तो देखो 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 देखो, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम टूट गई, इसके साथ कौन गया? ब्लड। एंडोमेट्रियम की लेयर, ब्लड और थोड़ा बहुत म्यूकस, ये सब वेजाइनल पोर के थ्रू बाहर। और इन सारी चीजों को, ये जो ब्लड बाहर आ रहा है ना, एक्चुअल में उसको ब्लड नहीं बोलते। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड आता है ना बेटा जी, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। जो आ रहा है वो क्या है? मेंस्ट्रुअल फ्लो। वो इसलिए आया क्योंकि एंडोमेट्रियम टूटी, टूटने से क्या निकला? ब्लड। और इसलिए टूटी क्योंकि प्रेगनेंसी का कोई चांस, अगर प्रेगनेंसी के चांस होते तो भैया एंडोमेट्रियम बैठी रहती, ब्लास्टुला को चिपकाती, इंप्लांट करती और प्रेगनेंसी चालू कर देती, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ब्लीडिंग के मैं लिख रहा हूं, ब्लीडिंग का रीजन हुआ, ब्लीडिंग में ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम टूटी बेटा जी, इसके साथ क्या आया? ब्लड, और साथ में क्या निकला? थोड़ा बहुत म्यूकस। तो एंडोमेट्रियम, ब्लड और साथ में कौन? म्यूकस, ये सब मिल गए। इस सारे मिक्सर को क्या बोला? मेंस्ट्रुअल फ्लो। और मेंस्ट्रुअल फ्लो किसके थ्रू? एक्सक्रीटेड थ्रू वेजाइनल पोर। बात की थी ना अपन ने कि यूरिथ्रल पोर से तो केवल यूरिन आएगा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला ब्लड। कोपुलेशन के टाइम पेनिस का एंट्रेंस और बर्थ तीनों किससे होते हैं? वेजाइनल पोर से। हाँ, वेजाइनल पोर पे एक टेम्पररी कवरिंग थी, हाइमन, पार्शियल कवरिंग थी, हाइमन, लेकिन उसमें माइन्यूट पोर होते हैं तो वहां से फ्लूइड बाहर आ जाता है। तो किसके टूटने से? एंडोमेट्रियम के टूटने से ब्लड और म्यूकस आया, वो सब वेजाइनल पोर के थ्रू बाहर गया, और उस फ्लूइड को क्या कहा? मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब सोच समझ के बताना बेटा जी, ब्लीडिंग फेज में एंडोमेट्रियम थिक होगी कि थिन होगी? ब्लीडिंग फेज में एंडोमेट्रियम की थिकनेस ज्यादा होगी कि कम होगी? क्यों? शेड ऑफ हो जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियम हमने तोड़ के क्या निकाल दी? बाहर। तो एक लाइन बन गई, लाइन बन गई थीनेस्ट एंडोमेट्रियम। अगर डॉक्टर साहब आपसे पूछा जाए कि सबसे पतली एंडोमेट्रियम कब दिखाई देगी, तो अपना आंसर होगा ब्लीडिंग फेज में, क्योंकि एक्सेस एंडोमेट्रियम को तो हमने शेड ऑफ कर दिया, हटा दिया। तो एंडोमेट्रियम कैसी है? थीनेस्ट। नेक्स्ट, इसमें लगभग 40 to 80 ml ब्लड का लॉस होता है। टोटल जो ब्लड का लॉस होगा इन 3-4 दिनों में, फीमेल में जो टोटल ब्लड का लॉस होता है वो 40 to 80 ml। क्या आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से फीमेल में हार्ट अटैक के चांस कम होता है? मेल में हार्ट अटैक आने के चांस ज्यादा कंपेयर टू फीमेल। उसके 2 रीजन है, उसमें से एक ये है, हर मंथ खून का ब्लड का लॉस हो रहा है, नया ब्लड बनता रहता है। एग्जैक्ट
कितना सटीक आंसर दिया ना तेने। हाँ ये है, शाबाश। +5 मिलेंगे, +4 में नहीं, +5। हाँ एकदम सही रीजन बताया, क्योंकि फीमेल टेंशन लेती नहीं, टेंशन देती है, और जो टेंशन लेगा उसके हार्ट अटैक के चांस ज्यादा। 2 रीजन है, एक दूसरा और है। ये तो जो आपने बताया ना वो तो मेन रीजन है, मैं उसके कुछ एसेसरी रीजन की बात कर रहा हूं, कुछ एसेसरी सब्सिडरी रीजन। ये तो प्राइमरी रीजन बताया तेने। तो ठीक है, अपन ने बोला कि भाई टोटल ब्लड का लॉस कितना हो रहा है, 40 से 80 ml इन 3-4 दिनों में इतना ब्लड लॉस होता है। अब एक चीज आती है बच्चों की, नॉर्मली जब ब्लड बॉडी के बाहर आता ना, तो ब्लड की टेंडेंसी है वो जमेगा, खून बाहर आएगा तो क्लोट होगा ना, ब्लड में क्लोट होगा। बट मेंस्ट्रुअल फ्लो का ब्लड क्लोट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो वाला ब्लड है, मैं मेंस्ट्रुअल फ्लो ही लिख दूं, मेंस्ट्रुअल फ्लो मतलब वही ब्लड डज नॉट क्लॉट। इस ब्लड में क्लोटिंग नहीं होती, क्लोट नहीं होता, ये लिक्विड ही रहता है। बाकी नॉर्मल जो ब्लड बाहर आएगा वो जमेगा, ये नहीं जमता। रीजन है, इसमें प्रेजेंट होता है फिब्रिनो लाइसिन प्रेजेंट। ये क्या है गुरुजी? अरे याद करो, खून को जमाने के लिए कौन सी प्रोटीन आई थी? फिब्रिनोजन, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन। और ये है, उस फिब्रिनोजन को क्या करता है? ब्रेक करता है, फिब्रिनोलाइसिन। तो बिना फिब्रिनोजन के क्लोट नहीं होगा। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो का ब्लड डज नॉट क्लोट, रीजन है उसमें कौन है? फिब्रिनोलाइसिन। जबकि क्लोट कौन करवाता है? फिब्रिनोजन। ये उसको लाइसिन करने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज आ गई, ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज का रीजन है ये सब, एंडोमेट्रियम का टूटना, ब्लड आना, म्यूकस आना, जिसको बोला मेंस्ट्रुअल फ्लो, वेजाइनल पोर के थ्रू एक्सक्रीट, इतने ब्लड का लॉस हुआ, एंडोमेट्रियम सबसे पतली है, इस ब्लड में क्लोट नहीं हुआ। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ। क्या एंडोमेट्रियम यूं टूटी टाटी रहेगी? नहीं, एंडोमेट्रियम एक बार टूट गई, ठीक है, वो ब्रेक हुई और ब्लड के थ्रू बाहर चली गई। नेक्स्ट मंथ चालू हुआ, ओवेरी में फिर से नया ओवम बनना स्टार्ट हो गया। हर महीने बनता, वो तो बनना स्टार्ट हुआ। इधर से एंडोमेट्रियम ने फिर से अपनी क्या चालू कर दी? रिपेयरिंग, क्योंकि इससे पहले एंडोमेट्रियम टूट गई थी, अब वापस से क्या चालू होगी? रिपेयर करना। क्यों सर? क्या पता इस बार स्पर्म आ जाए, इस बार फर्टिलाइजेशन हो जाए, प्रेगनेंसी आ जाए, इसलिए एंडोमेट्रियम खुद को वापस से क्या करेगी? रिपेयर करेगी। तो अगली स्टेज में हम एंडोमेट्रियम की क्या करेंगे? रिपेयरिंग। और ओवेरी में क्या बनाना चालू कर देंगे? ओवम बोले तो ग्राफियन फॉलाइकल, उसी के तो अंदर है सेकेंडरी oocyte। तो 2 इवेंट आ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलाइकल एंड रिपेयरिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। क्योंकि तीसरी स्टेज में कहां पहुंचना आपको? ओवुलेशन तब होगा ना जब तुम ओवम बना दो। ओवम बन रहा है ग्राफियन फॉलाइकल्स में। तो देखो इसका नाम क्या है? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर का मतलब स्टार्ट हो गया क्या? फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलाइकल्स। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलाइकल। मैंने ग्राफियन फॉलाइकल बोल दिया तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कौन आ गया? सेकेंडरी oocyte बन चुका उसके अंदर। अब थोड़े से हार्मोन की बातें करते हैं। ग्रेफियन फॉलाइकल बना रहे हो, सोच समझ के बेटा जी बोलना, कौन सा हार्मोन चाहिएगा? एफएसएच का नाम ही क्या था? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसे बनाता है? तो जब एफएसएच का लेवल बढ़ेगा तो क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? ग्रेफियन फॉलाइकल। क्या मैं ऐसे भी लिख दूं? जीएनआरएच का लेवल बढ़ेगा, हाइपोथैलेमस से कौन आएगा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो वो किसको कहेगा? पिट्यूटरी को। तब पिट्यूटरी से कौन निकलेगा? एफएसएच। इनका लेवल बढ़ा तो वापस से क्या बनना चालू हुआ? ग्रेफियन फॉलाइकल। आराम से सोचो, देखो कोई रटना नहीं होता बेटा, प्रैक्टिकली चलो। पहले आया कौन? जीएनआरएच। तो पिट्यूटरी से कौन निकला? एफएसएच। एफएसएच ने क्या बनाया? ग्रेफियन फॉलाइकल। कल वाला डायग्राम, ग्रेफियन फॉलाइकल में 2 लेयर थी, एक्सटर्ना और जैसे ही इंटरना बनी वहां से कौन सा हार्मोन आया था? एस्ट्रोजन। तो कई बार सीक्वेंस में हार्मोन पूछते हैं, आराम से समझो। ये आराम से था क्या सर? आराम से है ना। इसमें क्या स्टार्ट से करते हैं अपन,
हमें देखो नाम ही फोलिकुलर फेज है, इससे पहले हमने एंडोमेट्रियम को तोड़ ताड़ के बाहर निकाल दिया था, ब्लीडिंग हो गई थी, अब वापस से एंडोमेट्रियम खुद को तैयार कर रही है, फिर से नया ओवम बन रहा है, मतलब ग्रेफिन फोलाइकल बन रहा है। तो कौन सी फेज है? फॉलिकुलर। अब सर फोलाइकल बनाने के लिए हाइपोथैलेमस से कौन आएगा? GnRH। वो पिट्यूटरी को कह के क्या निकालेगा? FSH। FSH क्या बनाएगा? ग्रेफिन फोलाइकल। जैसे ही फोलाइकल मैच्योर हुआ 12वें 13वें दिन तक, 6 से, क्योंकि ये काम तो 14वें दिन होना है, तो इससे पहले पहले इनको तैयार कर दो, तो 12वें 13वें दिन तक ये पूरी तरह से ग्रेफिन फोलाइकल मैच्योर हो गया। उसकी थीका इंटरना से कौन निकलने लग गया? एस्ट्रोजन। तो जब ग्रेफिन फोलाइकल बन जाएगा तो कौन रिलीज हुआ? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम है उस टूटी फूटी एंडोमेट्रियम को क्या करना? रिपेयर करना, प्रोलिफरेट करना, डिवाइड करना। तो रिपेयरिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। फोलिकुलर फेज में कौन कौन से हार्मोन काम आए? GnRH, FSH, एस्ट्रोजन। बट इनको सीक्वेंस में जमाना अगर बोल दे तो बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखियो, पहले आएगा GnRH, फिर पिट्यूटरी से निकलेगा FSH, तब बनेगा ग्राफियन फोलाइकल, उसका थीका इंटरना, फिर वहां से कौन निकलेगा? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन टूटी हुई एंडोमेट्रियम को क्या करवाएगा? रिपेयर करवाएगा। क्लियर? तो 13वें दिन तक आते आते वो ग्राफियन फोलाइकल पूरी तरह से क्या हो चुका है? मैच्योर। अब दिन आया 14वां, तो हमें ग्राफियन फोलाइकल को क्या करना है? रप्चर। वो फटेगा तभी तो कौन निकलेगा? सेकेंडरी oocyte, और निकल के कहां जाएगा? फैलोपियन ट्यूब। उसी को कहते हो ओवुलेशन। ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन? LH। ओवुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH भी बढ़ रहा है और LH, लेकिन LH के आगे मैंने तीर ज्यादा लगाए हैं, मतलब LH का लेवल ज्यादा, और इसे एनसीईआरटी बोलती है खूब सारा LH आएगा, दैट्स कॉल्ड LH सर्ज। LH ही LH हो गया, इतना LH आया, उसने ग्रेफिन फोलाइकल को क्या करवाया? रप्चर। और जैसे ही ग्रेफिन फोलाइकल फटा, फटते ही सेकेंडरी oocyte, जिसको तुम ओवम बोल सकते हो, बाकी एग्जैक्ट तो सेकेंडरी oocyte है, ट्रांसफर टू फैलोपियन ट्यूब, और इसी प्रोसेस को कहोगे ओवुलेशन। ठीक है, तो 14वें दिन किसका लेवल बढ़ा? FSH का भी बढ़ा, और बेटा जी LH का भी बढ़ा, लेकिन ज्यादा किसका बढ़ा? LH का। और वो LH का बढ़ा हुआ लेवल ही क्या है? LH सर्ज। उसकी वजह से ग्रेफिन फोलाइकल रप्चर। रप्चर होती अंदर से क्या निकली? सेकेंडरी oocyte। अंदर से निकली सेकेंडरी oocyte। यहां था ग्रेफिन फोलाइकल, फटा, फटते ही कौन निकला? और सेकेंडरी oocyte कहां गया? फैलोपियन ट्यूब में जाना ही क्या कहलाया? ओवुलेशन। क्या पूरा ग्राफिन फोलाइकल चला गया? नहीं सर, केवल उसकी सेकेंडरी oocyte। बाकी जो भी कवरिंग ववरिंग है सब कहां रह गई? ओवेरी में। और वो फटा हुआ फोलाइकल अब क्या बन चुका है? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम। और सेकेंडरी oocyte चला गया फैलोपियन ट्यूब में। तो ठीक है, अगला इवेंट सही है। तो सेकेंडरी oocyte ट्रांसफर टू फैलोपियन ट्यूब, प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन। हो गया ओवुलेशन। अब अगले फेज पर आओ। ओवुलेशन के बाद रप्चर ग्रेफिन फोलाइकल से क्या बनाना है? मॉडिफाइड इनटू कार्पस ल्यूटियम। बस, जो रप्चर्ड फोलाइकल्स था उससे क्या बन गया? कार्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम बनते ही क्या रिलीज हुआ? प्रोजेस्टेरॉन। तो कार्पस ल्यूटियम रिलीज करेगा, सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन भी और एस्ट्रोजन भी। बट मैं प्रोजेस्टेरॉन के ब्रैकेट में लिखता हूं मेनली कौन रिलीज होगा? प्रोजेस्टेरॉन। और बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन को आपने कौन सा हार्मोन बोला था? प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हर वो काम करता है जो प्रेगनेंसी के लिए रिक्वायर्ड हो। प्रोजेस्टेरॉन हर वो काम करेगा जो प्रेगनेंसी के लिए जरूरी हो। जैसे सोचो, यहां एंडोमेट्रियम की रिपेयरिंग चालू हो गई थी, अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? उस एंडोमेट्रियम को मोटा करेगा कि उसको तोड़ेगा? सोचो, प्रोजेस्टेरॉन का काम है
प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना, मेंटेन करना, तो एंडोमेट्रियम को तोड़ना कि और बनाना? और बनाना। एंडोमेट्रियम को मोटी ताजी कर दो ताकि ब्लास्टुला के चिपक जाए तो प्रेगनेंसी हो जाए, इंप्लांटेशन हो जाए। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन आ रहा है तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ रही है। तो मैं सीधा ही लिख दूं, इस फेज में हमें क्या देखने को मिलेगी? थिकेस्ट एंडोमेट्रियम। और उसको थिक किसने किया? वो काम करेगा जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा। ठीक है, अपना काम कर रहा है। इस बार भी पता चला उन दिनों में स्पर्म आया ही नहीं। जब स्पर्म नहीं आया तो सारा अरेंजमेंट, सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। अब उस मोटी ताजी एंडोमेट्रियम का कोई काम नहीं है। और ऐसे सोचो ना, क्या कार्पस ल्यूटियम का काम है? कार्पस ल्यूटियम का काम था क्या? छोड़ना। और प्रोजेस्टेरोन किसको मेंटेन करता है? तो भैया स्पर्म तो है ही नहीं, बिना स्पर्म के कोई प्रेगनेंसी, और बिना प्रेगनेंसी के प्रोजेस्टेरोन की जरूरत, और मैं यूं कहूं कार्पस ल्यूटियम की भी कोई जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए। तो कार्पस ल्यूटियम इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो बेटा जी कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया और एक और स्ट्रक्चर बना देगा जिसको क्या कहते हो बेटा जी? कार्पस एल्बिकेंस। सुन रहे हो ना नाम? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ल्यूटियम डीजनरेट इनटू कार्पस एल्बिकेंस। क्यों सर? ल्यूटियम से कौन आ रहा था? प्रोजेस्टेरोन। कौन बना? अब प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा। कहां जरूरत है? प्रोजेस्टेरोन तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, प्रेगनेंसी तो हुई नहीं, फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, तो बिना फर्टिलाइजेशन की प्रेगनेंसी का कोई चांस। तो ल्यूटियम की जरूरत, ल्यूटियम बदल गया एल्बिकेंस में। सोचना, एल्बिकेंस में, एल्बिकेंस बनते ही प्रोजेस्टेरोन के लेवल पर क्या होगा? कम। इस एंडोमेट्रियम की टेक केयर कौन कर रहा था? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन बोला जब तक मैं हूं तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। प्रोजेस्टेरोन ने एंडोमेट्रियम को जाके बोला मैं जब तक हूं तेरे पे आंच भी नहीं आने दूंगा, मैं तेरी पूरी टेक केयर करूंगा, तुझे मोटा ताजा रखूंगा, क्योंकि उसको प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना है। लेकिन अब ल्यूटियम बदल गया तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल धड़ाम नीचे। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन कम हुआ, इसकी देख रेख वाला कोई नहीं। जब देख रेख वाला ही नहीं है, इसको तोड़ना चालू, क्या जरूरत अब इसकी? तो एंडोमेट्रियम होगी शेड ऑफ ब्रेक। जैसी ब्रेक हुई, ब्लीडिंग स्टार्ट। ब्लीडिंग आने का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई होगी, तभी तो एंडोमेट्रियम आ गई बाहर। एक PYQ का लाइन है, ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होने का रीजन कौन से हार्मोन का डिक्रीज होना? प्रोजेस्टेरोन। समझ गया ना चीज? अगर बेटा जी सुन लो, ही नहीं अभी समझ लो, गुरुजी अगर स्पर्म आ जाता तो मैं लिखता इन प्रेजेंस और इन प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता, स्पर्म आ जाता, तो प्रेगनेंसी। तो कौन सा हार्मोन चाहिए? प्रोजेस्टेरोन कहां से आता? तो कॉर्पस ल्यूटियम हमेशा के लिए बना रहता और वो लगातार क्या छोड़ता? प्रोजेस्टेरोन। और 9 महीने तक क्या मेंटेन रखता? प्रेगनेंसी। तो भैया जब प्रेगनेंसी चालू हो जाती, प्रोजेस्टेरोन आ जाता, तो किसकी देखभाल करता? और एंडोमेट्रियम पे आंच भी नहीं आने देता, मतलब एंडोमेट्रियम वैसी की वैसी। और जब तक ये नहीं टूटती, ब्लीडिंग का कोई चांस नहीं है। तो प्रेगनेंसी चालू, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद। लेकिन ये तो तब हुआ जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं, प्रोजेस्टेरोन की जरूरत नहीं, तो कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट इनटू कार्पस एल्बिकेंस। एल्बिकेंस बना, प्रोजेस्टेरोन आयो ही को नहीं। तो जो एंडोमेट्रियम की देखभाल कर रहा था वही चला गया, तो एंडोमेट्रियम टूटना चालू, शेड ऑफ होती क्या चालू हो गई? ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग आने का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, प्रेगनेंसी जीरो, कोई चांस नहीं। क्लियर? देख लो इन डिक्लाइन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। डिक्लाइन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन विल इनिशिएट्स ब्लीडिंग फेज। वो ब्लीडिंग फेज को स्टार्ट करता है। पैराग्राफ है हार्मोन को, एक पैराग्राफ के डायग्राम ही है, 2-3 बातें समझा दी मत आना। डीजनरेट, डिग्रेड, डिसइंटीग्रेट लिख रखा है, एक ही बात है, टूटना, खत्म हो जाना। इसलिए बोलते हैं बच्चों, तुम्हारी बॉडी की कोई ऐसी ग्लैंड है क्या जो टेम्पररी है? कॉर्पस ल्यूटियम इज टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। टेम्पररी का मतलब जो परमानेंट। अरे प्रेगनेंसी है तब तो है,
प्रेगनेंसी नहीं है तो किस में कन्वर्ट हो गई, कॉर्पस एल्बिकेंस। तो कार्पस ल्यूटियम इज एग्जांपल ऑफ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। ये वैसे पता तो बहुत अच्छी बात है, वरना एनसीईआरटी में मेंशन कर लेना, कार्पस ल्यूटियम इज टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में तो बिल्कुल मत लिखना कि ये पत्ती वाला क्या है ये, अच्छा एरिया वाला है क्या ये, अर्थमेटिक क्या क्या बोलते हैं उसको, अरिथमेटिक, और जियोमेट्रिक वाला है क्या, रिलेटिव ग्रोथ। बाहर कहाँ जाएगा, कौन है बेचारे का, वहीं खत्म। देखो ओवेरी वाला डायग्राम देखो, पन्ना पलटो एक पीछे आओ, तू बे का और वो डायग्राम दिखा, उसमें देख ओवेरी में खत्म होता हुआ दिख रहा ना, ये रहा। पहले इस वाला डाउट क्लियर करता हूँ, ये कार्पस ल्यूटियम खत्म होके क्या बन गया, एल्बिकेंस। तो ओवेरी में देखें ना, ये वाला डायग्राम है कल जो बता रहे थे ना अपन, ये लास्ट में कार्पस ल्यूटियम दिखे हैं, ये टूट टाट के एक छोटा सा गोला और दिख रहा है, ये एल्बिकेंस मान लो, डीजेनरेटेड है। नहीं नहीं, कंपेरेटिवली बढ़ रहा है, बट इसमें और ज्यादा बढ़ गया, यहां बढ़ा हुआ ही है, प्री ओल्यूटिन बढ़ा हुआ ही है लेवल। मैं ऐसे डालता ना तो डिक्रीज होता है, लेवल का मतलब आ रहा है एफएसएच। ये एक्चुअल में सेम चल रहे हैं तो एक लाइन पर नहीं बना सकते ना, ये बराबर है। अब जैसे यहाँ तू देख रही है ना, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन कम है, ये है इसका इंडिकेशन। ये तो एक लाइन है, मैंने लाइन से इंडिकेट किया है, इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं है। ये देखो बस पीक, ये देखो यहाँ कम ज़्यादा है, यहाँ कम ज़्यादा है, ये तो एक लाइन है, बस मुझे इंडिकेट करनी है दो लाइन से, मैं किसी को भी ऊपर ला सकता हूँ। पीक से कौन ज़्यादा आ रहा है, हाँ ये पता चल गया, पीक हो गया ना इसका, ये इसका पीक हो गया। बस दो हार्मोन बताएं इन्होंने कि इधर से एफएसएच और एलएच आए दो पिट्यूटरी के, बस इसे तुम इंडिकेट मत करियो, मैं ले आता हूँ इस डायग्राम को। नहीं नहीं, वो उससे कनेक्टेड नहीं है, ये जो डायग्राम है ना, इसमें दो तीन बातें आप समझ सकते हो हार्मोन के लेवल की। एफएसएच एलएच को आपको ऐसे पता लगाना है, अगर आपको केवल ग्राफ दे दे ऐसे, तो मान लेना बीच में कोई दिन मिड में आप 14वां दिन समझ लेना, ये 0 से 1 और ये मान लेना 28 दिन, मिड वाला 14 मान लेना। अब कोई ग्राफ आपको दे दे, तो अगर कोई हार्मोन 14वें दिन बढ़ रहा है, एलएच होगा ना, और दे दे ऐसे एक और हार्मोन है, ये भी बढ़ रहा है, तो एलएच और एफएसएच कौन से दिन बढ़ते हैं, मिड में 14 डेज ही तो बढ़ते हैं वो। और दोनों में से अगर ज्यादा पीक पर जो जाए ना, वो क्या मानना तुम, एलएच, क्योंकि ओवुलेशन के लिए मेन रोल ये दिख रहा ना, ये एलएच है, ये वाला एफएसएच है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग मिड में, लगभग 14वें दिन दोनों हार्मोन बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें से ज्यादा कौन बढ़ेगा, एलएच। और एलएच एफएस दोनों कहां से आते हैं, पिट्यूटरी से, तो इनको बोल दिया पिट्यूट्राइन हार्मोन, ठीक है, गोनेडोट्रोपिक होते हैं, गोनेडोट्रोपिक। ऐसे ही दो हार्मोन ओवेरी से भी आ रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो इन दो हार्मोन को पहचान लोगे ना, 14वें दिन कोई हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है तो एलएच या एफएसएच है, और दोनों दे दिए तो उसमें जो ज्यादा ऊपर जा रहा है वो एलएच है। अब एक हार्मोन का ऐसे बना दिया ग्राफ, एक ही बार बढ़ रहा है प्रोजेस्टेरोन, और 14वें दिन के बाद बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन कहां से आता है, कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है, ओवुलेशन के बाद। कार्पस ल्यूटियम तभी बनेगा ना। एक हार्मोन ऐसा दिखा दिया, दो पीक बन रहे हैं जिसमें एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन यहां भी बढ़ रहा है, सर यहां वो कैसे बढ़ रहा है, कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन भी आता है, यहां बढ़ रहा है ग्राफियन फोलाइकल का थीका इंटरना से भी कौन आ रहा है, एस्ट्रोजन। तो ग्राफियन फोलाइकल मैच्योर हो गया था 13वें दिन, तो थीका इंटरना से कौन आया था, एस्ट्रोजन। फिर वही एस्ट्रोजन कहां से आ रहा है, कार्पस ल्यूटियम से। तो दो पीक दिख रहे हैं तो एस्ट्रोजन,
मिड में कोई बढ़ता हुआ दिख रहा है तो LH या FSH, एक ही बार बढ़ रहा है और ओवुलेशन के बाद बढ़ रहा है मतलब प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस ल्यूटियम तो बाद में बनेगा ना, वो प्रोजेस्टेरॉन। अब बीच वाला डायग्राम देखो, ये क्या समझा रहा है, ये वुगोनिया है, ग्राफिन फोलाइकल बनना चालू हुआ है, प्राइमरी फोलाइकल, सेकेंडरी फोलाइकल, टर्शियरी फोलाइकल, और 14वें दिन से पहले तक आते आते मैच्योर क्या बन चुका, ग्राफिन फोलाइकल। 14वें दिन में ग्राफिन फोलाइकल रप्चर, ये फटा हुआ, फटते ही उस साइड का निकलना क्या कहलाया, ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद जो फटा हुआ फोलाइकल है वो किस में बदल गया, कॉर्पस ल्यूटियम। पीले रंग का ही होता है ये, येलो कलर की एंडोक्राइन ग्लैंड है, येलो कलर की टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। आगे फर्टिलाइजेशन ना हो तो रिग्रेसिंग कार्पस ल्यूटियम, वही है कार्पस एल्बिकेंस, डीजनरेट हो गए, नाउ इट्स कॉल्ड कार्पस एल्बिकेंस। अब एक ये लेयर देखो, बिल्कुल नीचे एंडोमेट्रियम की लेयर दिखाई, एंडोमेट्रियम। इसमें देखना बच्चों, ये जो रेड कलर दिखा रहा है ना, ये ब्लीडिंग, ब्लड को इंडिकेट कर रहा है, ये रेड कलर, ये ब्लड को इंडिकेट करता है, मतलब ब्लीडिंग फेज है ये, ब्लीडिंग फेज, जिसको मेंसेस लिखा है, ब्लीडिंग फेज। तो ब्लीडिंग फेज में देख लो, एंडोमेट्रियम की थिकनेस सबसे कम, 5 दिन के आसपास ही है। अब चालू हो गया, 6ठे दिन से चालू हो गई फोलिकुलर फेज, तो देख लो एंडोमेट्रियम की रिपेयरिंग चालू हो गई, फिर से एंडोमेट्रियम बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। ओवुलेशन के बाद आ गया पोस्ट ओवुलेटरी, अब आया प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन ने एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ा दिया। तो सबसे मोटी एंडोमेट्रियम आपको कब देखने को मिलेगी, पोस्ट ओवुलेटरी, जब कौन आएगा, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन इसकी पूरी देखभाल करेगा, इसकी थिकनेस को बढ़ा देगा। मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया, और इधर देखो ये लाल वाला प्रोजेस्टेरॉन है, इसका लेवल भी डाउन आ गया। जैसे प्रोजेस्टेरॉन डाउन आया, एंडोमेट्रियम की टेक केयर कोई नहीं करेगा, टूटनी चालू, ये लो लेवल धीरे धीरे डिक्रीज, ये रेड कलर दिख गया, मतलब फिर से क्या चालू हो गई, ब्लीडिंग, ये वापस आ गया। तो सबसे पतली एंडोमेट्रियम ब्लीडिंग फेज में, सबसे मोटी एंडोमेट्रियम पोस्ट ओवुलेटरी फेज में, जिसको किसने मेंटेन कर रखा है, प्रोजेस्टेरॉन। देखो इसको, बाकी एंडोमेट्रियम और इसके क्वेश्चन नहीं आती, ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। आपको सीधा एक ग्राफ देके पूछ लेगा अगला, कोई भी एक ग्राफ देके, जैसे ये दे दिया, पहचानो LH या FSH, एक देना हो तो LH ही करना, मेन LH ही है, सेंटर में बढ़ रहा है ना, LH या FSH। सेंटर के बाद एक बार बढ़ रहा है प्रोजेस्टेरॉन, 2 बार पीक आ रहा है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन यहां किस वजह से बढ़ा, थीका इंटरना से कौन आ रहा था, एस्ट्रोजन, फिर यहां आया कार्पस ल्यूटियम से, कोई दिक्कत। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल है। अब एक वो जो क्वेश्चन है तुम्हें निकालना पड़ता है डे ऑफ ओवुलेशन, तो डे ऑफ ओवुलेशन कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, जैसे आपको बोल दे कि इन फीमेल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डेज की है, देन कैलकुलेट डे ऑफ ओवुलेशन। तो फॉर्मूला है आपके पास x - 14, x होगा ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो यहां हम निकाल लेंगे 30 - 14, तो ओवुलेशन कौन से दिन हो रहा है, 16th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की भी है तो हम ये फॉर्मूला लगा के 14वां दिन निकाल लेंगे, इसलिए एनसीईआरटी ने बोला मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन वो किसके रेफरेंस में कहा है, आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 दिन की होती है, वरना कभी भी मिड में नहीं आएगा। और ये हिंट है बच्चों, ये 14 कौन से माइनस कर रहे हो आप, कौन से 14 हटा रहे हो, हाँ जो लास्ट की फेज थी ना, पोस्ट ओवुलेटरी फेज, कार्पस ल्यूटियम वाली, उसकी ड्यूरेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये ड्यूरेशन हमेशा फिक्स रहेगी। 15 से 28 मतलब वो हमेशा 14 दिन की होगी, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी बड़ी हो छोटी हो, पोस्ट ओवुलेटरी फेज हमेशा 14 दिन का होगा। उसको माइनस कर दो, उसके ठीक पहले ओवुलेशन होता है, तो कुछ ही दे दे। मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन 26 दिन है, तो ओवुलेशन कब होगा, 26 -
14 कौन से दिन, 12वें दिन, बस -14 कर देना। और 14 यहां कौन सा है, वो लास्ट वाली जो पोस्ट ओवुलेटरी फेज है उसका ड्यूरेशन हमेशा क्या रखना है, फिक्स कांस्टेंट। कर लोगा। ठीक है, ये मीनार की मिनोपोज वाला पैराग्राफ है। इसमें एक वो की ये दे रखा है यहां पे कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने का मेन रीजन, मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ब्लीडिंग केवल तब आएगा जब ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ है, मतलब प्रेगनेंसी का कोई चांस, तभी तो ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होगी। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग नहीं आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आना, किसका इंडिकेशन है, प्रेगनेंसी का, मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। सडन रिप्रोडक्टिव फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई तो प्रेगनेंसी। हाँ, कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे इट मे ऑल्सो कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, इम्बैलेंस इरेगुलर हो सकती है, हल्का सा भी स्ट्रेस, इवन एग्जाम के स्ट्रेस से भी वो डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि सारे हार्मोनल इफेक्ट होते हैं बेटा जी, बाकी कुछ नहीं, बाकी सारे वही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन में तो वही मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या कहते हो, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, भाई मेल से आया स्पर्म, फीमेल से आया ओवम, दोनों के फ्यूजन को क्या कहा, फर्टिलाइजेशन। और क्या बन गया, जाइगोट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, फर्टिलाइजेशन होता कहां है, एम्पुला। अगर आपसे पूछे फर्टिलाइजेशन की साइट, तो साइट होती है बेटा जी एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, बताया था अपन ने, फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो, नहीं एनसीईआरटी में तो ये लिखा है, अगर ये ना हो तो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, लेकिन प्राइमरी आपको क्या मानना है, एम्पुला। नहीं एनसीईआरटी में साफ लिख दिया फर्टिलाइजेशन कहां होगा, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। वो नहीं हो तो कहां बता दियो, एम्पुला इस्थमिक जंक्शन पे। ठीक है, 2-4 लाइन इसमें स्टार्टिंग में वो देख लो, सुन लो, फिर वो एक ओवम की स्ट्रक्चर है इंपॉर्टेंट, वो थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि बच्चों फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, मेल ने अपने स्पर्म कहां रिलीज किए, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मेल स्पर्म को कहां रिलीज करेगा, अरे वेजाइना, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में। तो स्पर्म एंट्री कहां से लेंगे, वेजाइना से, ये स्पर्म आए, सीमेन आया, वेजाइना से स्पर्म गया, ये मान लो पार्ट कौन सा है, सर्विक्स, ये यूट्रस के अलग अलग पार्ट, वहां से वो स्पर्म किसी भी फैलोपियन ट्यूब में जा सकते हैं, उनको थोड़ी पता किधर ओवम है। तो स्पर्म इंसेमिनेट कहां हुए, इंसेमिनेशन याद आ गया ना, फीमेल की बॉडी में सीमेन को रिलीज करना, इंसेमिनेशन, वहां से वो सर्विक्स, यूट्रस, देन फैलोपियन ट्यूब, वहां एम्पुला पे जाएंगे, ओवम है तो उसको फर्टिलाइज करेंगे, नहीं तो वहीं डिजोल्व डाइजेस्ट हो जाएंगे। अब स्पर्म की जो मूवमेंट है उसके लिए एक वर्ड आता है रैंडम मूवमेंट। स्पर्म करते हैं रैंडमली और रैपिडली मूवमेंट। रैपिड मूवमेंट, मेल के अंदर हमने स्पर्म को क्या समझा रखा था कि तुम्हें ज्यादा उछला कूदी, तू अपनी एनर्जी को कंजर्व कर, कंज्यूम नहीं कंजर्व, बचा के रख। अब वो कहां गया, फीमेल की बॉडी में खुला हो गया, अब उसको बोला जितनी एनर्जी है सब लगा दे, तो कैसे मूव करेगा, रैपिडली एंड रैंडमली, किधर भी इधर उधर घूमता फिरता फाइनली कहां पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में। तो यही कहता है, और एनसीईआरटी ये भी लिखती है कि फर्टिलाइजेशन केवल तब होगा, ओनली अकर, तभी हो सकता है जब स्पर्म और ओवम साइमल्टेनियसली कहां पहुंचे, एम्पुला पे। साइमल्टेनियसली कहां है, एम्पुला पे। अरे स्पर्म आ गया, ओवम है ही नहीं, तो फैलोपियन ट्यूब की दीवार से थोड़ी फर्टिलाइज करेगा। केवल ओवम आ गया, स्पर्म नहीं है, तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ओनली अकर जब ओवम और स्पर्म दोनों साइमल्टेनियसली कहां पहुंचे, एम्पुला। तो स्टार्टिंग की 2-4 लाइन यही कहती है, इसको देख लो कि ड्यूरिंग कोपुलेशन सीमेन रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, और इस प्रोसेस को क्या कहा,
insemination, the motile sperm swim rapidly. Swim कैसी मूवमेंट बता रहा था मैं? स्विमिंग मूवमेंट. अब तो चेंज है बट स्विमिंग दे रखा है. पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. बेटा जी, ovum released by the ovaries also transported to the ampullary region where fertilization takes place. अब यहां fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region. This is the reason why not all copulation lead to the fertilization and pregnancy. यहां AR का अच्छा क्वेश्चन बनता है, एजरसन रीजनिंग वाला. आपसे बोल देगा फिर भाई आ गया क्या? हाँ सही बताया. और फेलोपियन ट्यूब नहीं, तुम ऐसे मान लो स्पर्म की जो वाइबिलिटी है वो फीमेल की बॉडी में 3 दिन होती है, 1 दिन. सही बताया तो. हाँ, स्पर्म की जो लाइफ वाइबिलिटी है वो फीमेल की बॉडी में कितने दिन? 3 दिन. वो मैं आगे वाले चैप्टर में आएगा ना, रिस्क पीरियड बताऊंगा तुम्हें. रिस्क 10 से 17 दिन का रिस्क पीरियड वो इसीलिए है कि स्पर्म फीमेल की बॉडी में 3 दिन तक जिंदा रह सकता है. ओवम 1 से 2 दिन, बाकी 1 ही दिन कंसिडर करते हैं. सही है. तो हाँ, तू शायद ये पूछना यहाँ चाह रही होगी कि मान लो आज स्पर्म गया और ओवम 2 दिन बाद आया है, तब भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है क्योंकि 3 दिन तक वहां वो सर्वाइव कर सकता है. बट एनसीईआरटी ने जो लिख दिया वो लिख दिया, इस पे कोई क्वेश्चन? हाँ, हमें पता वो 3 दिन जिंदा रह सकता है. बिल्कुल जैसे आज कोपुलेशन हुआ, मेल ने आज स्पर्म रिलीज किए, हो सकता है उस दिन फीमेल में ओवुलेशन ही नहीं हुआ. ओवुलेशन हुआ 2 दिन बाद, तब भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है क्योंकि फीमेल की बॉडी में वो स्पर्म कितने दिन तक जिंदा रहेगा? 3 दिन का वीजा है, घूमेगा फिरेगा, उसके बाद उसकी लाइफ स्पान वहां नहीं रहेगी. तो ये AR का ऐसे बन सकता है. आपसे पूछेगा क्या हर फर्टिलाइजेशन, क्या हर इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है? नहीं, वो तभी पॉसिबल है जब स्पर्म ओवम दोनों एक साथ आए. तो इसने लिखा ना, दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कोपुलेशन फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी में कन्वर्ट नहीं होते. हर कोपुलेशन का रिजल्ट प्रेगनेंसी नहीं है, हर कोपुलेशन का रिजल्ट फर्टिलाइजेशन नहीं है. वो तभी होगा जब दोनों एक साथ कहां पहुंचे? एम्पुलरी रीजन पे. तो AR ये तुम्हें एजरसन दे देंगे, ये रीजन दे देंगे, तो ट्रू हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा. AR का क्वेश्चन यहां पूछा जा सकता है. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. स्पर्म ओवम का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन है. इसको एक नाम और भी लिख सकते हो, सिंगेमी. स्पर्म ओवम के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? सिंगेमी. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन कितने स्पर्म फ्यूज होंगे? एक ही काम आएगा. आते तो वो 20 से 30 करोड़ है, 200 से 300 मिलियन, बट फ्यूजन में काम केवल एक ही आएगा. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum and induce changes in the membrane that block additional entry of sperm. सुन लो, ह्यूमन ओवम की थोड़ी सी बात बता देता हूं. ह्यूमन का जो ओवम होता है बेटा जी, ह्यूमन का जो ओवम है उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 लेयर आती है. वो थोड़ा सा याद रख लियो कि जैसे ये ओवम है, हैप्लोइडी होगा, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर किए हुए ये है जोना पेलुसिडा. और उसके भी बाहर सबसे बाहर ये है कोरोना रेडिएटा. ये है कोरोना रेडिएटा. जो सबसे बाहर इसके लेयर होती है उसको बोलेंगे अपन कोरोना रेडिएटा. ऐसे वो इन सेल्स से बनी हुई है. ये लो, ऐसे लेयर है सारी. तो क्या बनाऊं? अब जो ह्यूमन का स्पर्म है उसमें कई लेयर आ गई बेटा जी. ह्यूमन ओवम में सबसे बाहर की जो लेयर है वो तो क्या कहलाई? कोरोना रेडिएटा. छोटा सा पॉइंट है बट वेरी इंपॉर्टेंट. इन लेयर्स पे क्वेश्चन रहते हैं. इस लेयर को बोल दूंगा मैं जोना पेलुसिडा. जोना पेलुसिडा. ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये हैप्लोइड न्यूक्लियस है. हैप्लोइड होगा, ये साइटोप्लाज्म वगैरह यहां भरा हुआ है. ठीक है, 2 लेयर पे गौर करना. ह्यूमन का जो ओवम है उसमें 2 लेयर इंपॉर्टेंट है, कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा. कोरोना रेडिएटा देख पा रहे हैं बेटा जी, अपन आउटर लेयर है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, क्योंकि बाद में बनती है, पहले बनती है जोना पेलुसिडा.
ये रहा oocyte, कल बता रहा था ना oocyte खुद क्या बनाता है, जोना पेलुसिडा। तो पहले ये बनेगी, फिर इसके बाद में कौन बनेगी, कोरोना रेडिएटा। बाद में बनती है तो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, और ये कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। वो जो ग्रेनुलोसा की लेयर थी ना, उन्हीं से बनती है, कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। ऐसे से ये हरी हरी, ये फॉलिकुलर सेल है एक, ये फॉलिकुलर सेल्स है, ये फॉलिकुलर सेल है, ये फॉलिकुलर सेल है। इन फॉलिकुलर सेल्स को मैं चिपका दूंगा किससे गुरुजी, एक एसिड आएगा हाई एलोरोनिक एसिड। इस एसिड ने इन सेल्स को आपस में चिपका दिया, चिपकने से एक लेयर बन गई जिसका नाम है कोरोना रेडिएटा। तो ये कैसी लेयर है, आउटर, ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। किसकी बनी है, फॉलिकुलर सेल्स की। और सेल को चिपकाने के लिए एक एसिड काम आता है, हाई एलुरोनिक एसिड। सुने होगा नाम, बायोमोलिक्यूल में भी आवे, टिश्यू में भी आवे, हाई एलुरोनिक एसिड, जिसको आप बोल सकते हो एनिमल की सीमेंट। हमारी बॉडी की क्या है, सीमेंट, क्योंकि क्या करता है, चेपने का काम करता है, चिपकाने का काम करता है। हाँ बता, क्या कहना चाह रही है, कॉस्मेटिक में क्या काम है, कहाँ ऐसा कुछ आया कहीं, लिखा हुआ आता है सीरम वगैरह में। ऐसा कुछ सुना है, हमने केवल सरसों का तेल सुना है सर। हाँ मेकअप चिप। ये सही है, सही बोला, मेकअप चिपकाने के लिए होता है ना। मेकअप की वो मोटी लेयर को चिपकाने के लिए, ताकि मेकअप टाइम से पहले, वो मस्कारा मसारा क्या होता है तुम्हारा, है ना, वो टाइम से पहले जो भी मेकअप नहीं हो क्या, नॉट ए पार्ट ऑफ मेकअप, जो भी मेकअप, मेकअप को, तभी तो देवियों को मच्छर कम खाते हैं, मच्छर, हाँ, छोरों को ज्यादा मच्छर क्यों खाते हैं, रीजन है, ऐसे कैसे नहीं है। मच्छर को चाहिए अपनी ब्लड वेसल्स, तो अपने तो स्किन पे बैठती सीधे नीचे ब्लड वेसल्स है, इधर स्किन पे बैठेगा तो इतनी मोटी तो मेकअप की लेयर है, बेचारे के तो दांत कहां तक घुसाएगा, मिलेगी नहीं उसको स्किन। मेकअप का ढांचा आएगा बीच में ना, एक बड़ा सा फाउंडेशन। चलो, तो ये सही कह रहा है, वो मेकअप को चिपकाने में यूज करते हैं हाई एलोरोनिक एसिड, नेचुरल भी है, ताकि मेकअप लंबे टाइम तक चिपका रहे, टिका रहे, एनिमल सीमेंट, बिल्कुल सीखा। तो कोरोना रेडिएटा कैसी लेयर है, आउटर सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल। और इन सेल को चिपकाने में किसका यूज था, हाई एलोरोनिक एसिड। दूसरी इंपॉर्टेंट, जोना पेलुसिडा, ये बेटा जी इनर लेयर है, और ये है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, पहले बन गई, और इसको तो खुद oocyte बनाता है, खुद सेकेंडरी oocyte बनाता है। ये है ए सेलुलर, ध्यान दियो, ए सेलुलर। कोरोना रेडिएटा में सेल्स थी क्या, थी सर, फॉलिकुलर सेल्स से बना है, तो ये है ए सेलुलर, इसमें कोई सेल नहीं होती। तो सर किसकी बनती है, जोना पेलुसिडा इज मेड अप ऑफ एक केमिकल जिसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये किसकी बनी है, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है, इसमें कोई सेलुलर कंपोनेंट नहीं है। और तो और जोना पेलुसिडा का फंक्शन ये जो लिखा है, प्रिवेंट करता है और ब्लॉक करता है पोलीस्पर्मी को, बेटा जी। पोलीस्पर्मी का मतलब एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कौन मारेगा, जोना पेलुसिडा। जैसी एक स्पर्म आती जोना पेलुसिडा में कुछ केमिकल चेंजेस हो गए, और वो केमिकल चेंजेस एडिशनल स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देंगे। यही इंपॉर्टेंट लाइन यहां लिखी है इसने, कि जैसे ही स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आया, उसने इंड्यूस किया उसमें कुछ केमिकल चेंजेस दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। और वो एडिशनल स्पर्म की एंट्री को मैंने एक वर्ड में क्या लिख दिया, पोलीस्पर्मी। एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को कौन ब्लॉक देगा, जोना पेलुसिडा। तो ये प्राइमरी मेम्ब्रेन है, वो सेकेंडरी है, वो आउटर है, ये इनर है। एक ये भी बना हुआ है क्वेश्चन इसी जोना पेलुसिडा पे,
स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर होते हैं बेटा जी, इसी पे होते हैं स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर। ऐसे रिसेप्टर जहां से स्पर्म बाइंड होगा, बाइंड होते ही पता चल गया कि स्पर्म आ गया, आती केमिकल चेंजेस और एडिशनल स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक। तो ये लिखा है इसने आगे, दस इट एंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम, एक ही स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज कर पाएगा। हाँ, ट्विंस वाला केस अलग है, वो चैप्टर के लास्ट में समझेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तुम्हारा, लास्ट क्वेश्चन है, वो वहां देखेंगे अपन। द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये जो दो लेयर दिख रही है, ये आया स्पर्म, स्पर्म के सबसे आगे कौन है, एक्रोसोम। तो स्पर्म सीधा तो घुस नहीं पाएगा, क्योंकि दो मेम्ब्रेन आ गई बीच में, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा। पहले इन मेम्ब्रेन को हटाओ, हटाने के लिए एक्रोसोम क्या डालेगा, एंजाइम। उस एंजाइम का नाम था हाई एलुरोनिडेज। अब सुन लो काम, कोरोना रेडिएटा को किसने चिपकाया है, हाई एलुरोनिक एसिड। उसे कौन डाइजेस्ट कर देगा, हाई एलुरोनिडेज। जैसे ही डाइजेस्ट करेगा, बीच में जगह बन जाएगी ऐसे, इस जगह में से कौन एंट्री मान लेगा, स्पर्म। फिर एक और एंजाइम आएगा, वो किस पर एक्ट करेगा, जोना पेलुसिडा, और फिर स्पर्म इसमें भी एंट्री ले लेगा। तो एक्रोसोम के एंजाइम ओवम की लेयर को डिसोल्व कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, ताकि स्पर्म उसमें से एंट्री कर जाए। इसीलिए तुमसे कहते हैं बेटा जी, अगर स्पर्म के ऊपर से एक्रोसोम हटा दिया जाए तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्रोसोम ही क्या रिलीज करवाएगा, एंजाइम, जो कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को हटाएगा, डाइजेस्ट करेगा, ताकि स्पर्म एंटर कर पाए। ये आगे है, तो एंजाइम है, मैं नाम लिखा दूं तुम्हें। दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। ये क्या कह दिया सर, अब तक क्या ओवम बन गया था क्या, नहीं सर, अभी तक तो क्या था, सेकेंडरी oocyte। इसके कांटेक्ट में कौन आया, स्पर्म। स्पर्म कांटेक्ट में आती जो मियोसिस सेकंड अटका हुआ था, अब क्या हो गया, कंप्लीट होती। एक बड़ा तो कौन बना, ओवम, और एक छोटी क्या बन गई, कौन सी पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी। ओवम को ही ऊटिड बोल देंगे, और एक छोटी सेकंड पोलर बॉडी। तो ये कह रहा है जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट में आया, उसने इंड्यूस किया कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। और वो कौन सा मियोटिक डिवीजन है, सेकंड। पहले वाला तो हो ही गया था, सेकंड मियोसिस था, वो कंप्लीट हो गया। द सेकंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल। एक बड़ी सेल बनेगी, दूसरी छोटी, बड़े वाली तो क्या कहलाएगी, ओवम, और छोटे वाली क्या बन गई, सेकंड पोलर बॉडी। एंड रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ए सेकंड पोलर बॉडी एंड ए हैप्लॉइड ओवम। ओवम का नाम ooted। Soon after the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote। तो स्पर्म का हैप्लोइड न्यूक्लियस और ओवम का हैप्लोइड न्यूक्लियस दोनों फ्यूज हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा, जाइगोट। आपसे पूछा है जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, 23 क्रोमोसोम स्पर्म के और 23 ओवम के। तो जाइगोट में टोटल क्रोमोसोम कितने आ गए, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब एक ये जो डायग्राम दिया है, ये वाला, उससे पहले ये जो पैराग्राफ है मैंने कल बता दिया था इसको। मेल में कितने टाइप के स्पर्म बनेंगे, 2 टाइप के। 50% में तो क्या होंगे, एक्स, और बाकी 50 में क्या होंगे, एक्स वाला ओवम से फ्यूज होगा तो छोरी, वाई वाला फ्यूज होगा तो छोरा। तो डिसाइड ये तो करता है। तो बस ये लाइन बताई थी मैंने, दैट्स वाई वाली, इस लाइन को तुम्हें अंडरलाइन करना था। साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ fetus determined by the father and not by the mother। ये था। अब ये जो डायग्राम है, ये देख लो, फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस कंप्लीट। उसको सेकेंडरी oocyte खुद रिलीज करता है जोना पेलुसिडा को। कोरोना रेडिएटा बनती है फोलिकुलर सेल से, वो जो ग्रेनुलोसा की लेयर थी ना, वो बनाती है उसको। इसमें यही आप डायग्राम में मेंशन कर लेते हो 2-3 बातें। कोरोना रेडिएटा जो लिखा ना बेटा जी, इसके पास ही लिख सकते हो, ताकि एक्स्ट्रा कुछ देखना ही नहीं पड़े। कोरोना रेडिएटा कैसी लेयर हुई, आउटर। कौन सी एक मेम्ब्रेन है, सेकेंडरी एक मेम्ब्रेन। क्या सेलुलर है, बिल्कुल है, क्योंकि फोलिकुलर सेल से बनती है।
जोना पेलुसिडा को मेंशन कर सकते हो, कैसी मेम्ब्रेन है, प्राइमरी एक मेम्ब्रेन है। ये कैसी है, ए सेलुलर। पर किसकी बनी है, ग्लाइको प्रोटीन। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट को बोला ग्लाइको प्रोटीन। पूछा कौन सी ओवम की कौन सी लेयर ए सेलुलर होती है, कौन स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक मारती है, जोना पेलुसिडा। और बीच में एक थोड़ा सा स्पेस भी होता है, ये पेरीवाइटेलाइन स्पेस है। कुछ जगह ये भी लिखा हुआ है कि जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है बच्चों, तो एक बड़ा तो ओवम बनता है और एक छोटी बनती है पोलर बॉडी। पोलर बॉडी कहां चली जाती है, कुछ जगह ऐसा भी मानते हैं कि वो पोलर बॉडी इस स्पेस में आ जाती है, पेरीवाइटेलाइन स्पेस में, और यहां आके खत्म हो जाती है। किस में आ जाती है, पेरीवाइटेलाइन स्पेस में। पेरी का मतलब जो पेरिफेरल साइड में होता है, पेरीवाइटेलाइन स्पेस। ये ओवम हैप्लोइड न्यूक्लियस वगैरह इसी में होते हैं। दिख रहे हैं तुम्हें 2 स्पर्म 3 स्पर्म, बट एक ही काम आ रहा है फर्टिलाइजेशन में, एक से ज्यादा का रोल नहीं है, एक से ज्यादा का रोल नहीं है। जल्दी छोड़ना है क्या तुम्हें, क्या करोगे, करेंगे क्या ये नहीं पता सर, बट जल्दी छोड़ दियो आप। ठीक है 2-4 क्वेश्चन कर लो, फ्री हो। कल करा दूंगा चैप्टर, मतलब नेक्स्ट कल है शायद लेक्चर अपना ना, कल ये पूरा होगा। अगले लेक्चर में कोशिश करता हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो जाए, कोशिश करता हूँ। ईच स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया कैसी सेल थी, डिप्लॉइड थी क्या, इसमें डिप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46। स्पर्म ओवम हैप्लॉइड तो वो होते हैं। स्पर्म बनने की करेक्ट सीक्वेंस, सब पीवाई क्यों लाया हूं। पहला स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड स्पर्म, हाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। हिंदी वाले मत देखना, इंग्लिश में देखना ना, हिंदी थोड़ी गड़बड़ है। कब होगा सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन, कब होगा, मियोसिस सेकंड कब पूरा होगा। ये तो नहीं, ये तो ग्राफिन फोलाइकल में थोड़ी होगा, ये भी गलत हुआ ना। फेलोपियन ट्यूब में एंट्री से पहले थोड़ी हुआ, सेकंड मियोसिस तो फेलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होगा ना, इन प्रेजेंस ऑफ स्पर्म, तो पहला हो गया। जब स्पर्म उसको पेनिट्रेट कर दे, मतलब स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आ गए, आती मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा और बन जाएगा सेकेंडरी पोलर बॉडी और एक वो ओवम। गैमेट बनाने वाला हार्मोन ही कौन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चाहे फीमेल में ओवम बनाओ, चाहे मेल में स्पर्म बनाओ, एफएसएच ही होता है। हाफ क्रोमोसोम हाफ कब हो जाएंगे, मियोसिस फर्स्ट में कि सेकंड में, फर्स्ट में हो जाएंगे हाफ। तो मैंने तुमसे पूछा था सेकंड क्यों होता है, फिर नहीं तो तुमने मेरे से पूछा, नहीं आंसर दिया। मियोसिस सेकंड में थोड़ी फर्स्ट में आधे हो गए, फर्स्ट पोलर बॉडी के टाइम आधे हो जाते हैं, हाँ फर्स्ट में तो हो गए। पहली पोलर बॉडी बनेगी तो 23 रह गए, सेकंड में नहीं, फर्स्ट में हो गए। फोर्थ क्या करा है, डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, नहीं सेकेंडरी oocyte स्पर्मेटोसाइट खुद ही हैप्लॉइड है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट oocyte के बाद में तो फिर वो स्पर्मेटिड और ओवम बनेगा, उससे पहले ही क्रोमोसोम तो आधे रह गए। अरे इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है, तो इसमें डिवीजन के टाइम थोड़ी मैं लिखता फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, तब बात सही थी, इससे पहले आधे हो गए थे वो, तो आएगा इसमें फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी। पहली पोलर बॉडी बनेगी, ये रहा, ये थे प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में हुआ था मियोसिस फर्स्ट, तो एक बड़ा बन गया था सेकेंडरी oocyte और एक बन गई थी फर्स्ट पोलर बॉडी, तो 23 इसी टाइम हुए थे वो।
ये तो कल कर लिया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल से कनेक्ट होके है, करेक्ट पूछा है। ये क्या दे दिया, डी भी होना चाहिए। इनकरेक्ट पूछा है फिर इसने, फिर भी आ जाएगा। करेक्ट नहीं है, क्या पूछ रहा है आपसे, इनकरेक्ट, कि कार्पस ल्यूटियम डी जनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, गलत बात। फर्टिलाइजेशन के बाद तो बना रहेगा वो, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एल्बिकेंस में डी जनरेट होगा। अच्छा कल वाला ये गए, सेकंड नहीं होगा इसमें, आंसर ही आएगा ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फर्स्ट मियोसिस के बाद क्या बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये तो कल कर लिए थे ना, ये भी हो गया था, ये तो हो गए थे सारे। एलएच सर्ज, एलएच का लेवल कौन से दिन बढ़ेगा, 14 डे, तभी जिसको बोला था एलएच सर्ज। ये कर दो। सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी का दूसरा नाम, हाँ 13-14 दिन तक रहती है, 13 to 14 डेज। सिक्रीटरी को बोला था ल्यूटियल फेज या पोस्ट ओवुलेटरी फेज। थैंक यू। हाँ कौन से वाला,